चलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल है हमारे सामने, जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। इनके बीच में सेपरेशन लिया है मैंने 2a। ये डाइपोल का सेंटर है। तो डाइपोल के सेंटर से ये पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r लिया है, स्मॉल r। तो यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ अ डाइपोल। तो हमारे पास दो चार्ज हैं, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। पहले इसका पोटेंशियल निकाल देंगे, फिर इसका, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसा सम करते हैं इसमें? पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हमें इसका स्केलर सम जो है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल produced by माइनस क्यू चार्ज। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, इसको, इस पोटेंशियल को V1 बोल देते हैं। इट विल बी माइनस के क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस जो है AP डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस AP। तो AP डिस्टेंस हम लोग लेंगे, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल होगा इसका, नेगेटिव चार्ज का। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज। जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही है? तो प्लस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा BP डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा KQ डिवाइड बाय BP। जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है KQ बाय R यानी कि जो डिस्टेंस होता है चार्ज का फ्रॉम पॉइंट से। तो ये हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला इसमें यूज किया। डिस्टेंस ये यूज करना पड़ेगा, ये तो सेंटर से था। चार्ज का डिस्टेंस जो है पॉइंट से वो कंसिडर करना पड़ता है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको इनका स्केलर सम करना है। स्केलर सम यानी कि सिंपल अलजेब्रिक सम जिसे हम करते हैं। तो V इज इक्वल टू, वी विल गेट, इसका वैल्यू पुट कर देंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव टर्म में इसको पहले लिख लेते हैं और KQ जो है इसमें कॉमन आ जाएगा। देन यू विल गेट 1 अपॉन में BP माइनस 1 अपॉन में AP, ठीक है। इस टर्म को पहले लिख लिया, इस टर्म को मैंने बाद में लिख लिया, वो नेगेटिव टर्म थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इस डायग्राम से ये AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस की वैल्यू निकाल करके हमने इसमें पुट करनी है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, इसी लाइन को, PO लाइन को, ये जो PO है इसको प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से A से इस के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने की है, OD, ये परपेंडिकुलर लिया है, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने PO प्रोड्यूस्ड के ऊपर। PO को प्रोड्यूस किया, PO डिस्टेंस को, इसको, और इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, जैसे ये एंगल जो है थीटा, तो ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा है। जैसे एक और कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, BD डैश, ये वाला BD डैश, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BD डैश, ये किसके ऊपर? OP डिस्टेंस के ऊपर, या PO डिस्टेंस के ऊपर, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप देखिए आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये नीचे बन रहा है और एक ये ऊपर बन रहा है। ये नीचे वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल OAD। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAD, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल OAD लेंगे, इसमें लगाएंगे हम लोग कोस थीटा। तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस कौन सा लेंगे और हाइपोटेन्यूज जो है वो कौन सा आएगा आपके पास? तो बेस जो है इसके अंदर वो आप लेंगे ये OD डिस्टेंस, ये OD ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो स्मॉल a के इक्वल है, जो 2a जो डिस्टेंस था उसका हाफ, ये भी स्मॉल a के इक्वल है। तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा दिस डिस्टेंस OD बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विल बी OA, तो विच इज इक्वल टू OD, और OA डिस्टेंस जो है स्मॉल a के इक्वल है। तो ये OD डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? स्मॉल a कोस थीटा के।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अगर आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो इसमें आपके पास ये ओ डी डिस्टेंस जो ये आ जाता, ओ डी डिस्टेंस, इसी में कोस थीटा लगा करके वो भी आपके पास आ जाता ए कोस थीटा। किसके इक्वल आ जाता, ए कोस थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डायग्राम है हमारे पास, जैसे ये डायग्राम है जैसे, तो ये जो डिस्टेंस है एपी डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ए से पी, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, डीपी, इस डिस्टेंस के इक्वल है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। तो हम पुट कर सकते हैं एपी डिस्टेंस को, जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, डीपी के, अप्रोक्सीमेटली वो डीपी के इक्वल होगा। और ये डीपी, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है स्मॉल आर लिया था हमने, और ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया अभी ए कोस थीटा, तो यू विल गेट आर प्लस ए कोस थीटा। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है बीपी, ये अप्रोक्सीमेटली डी डैश पी के इक्वल होगा, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, डी डैश पी के। तो बी पी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस डी डैश पी के इक्वल है। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल आर है, और यहाँ तक ए कोस थीटा आया था वो डी डैश, तो यू विल गेट आर माइनस ए कोस थीटा। तो ये आपके पास एपी और बीपी की वैल्यू हमने इनकी टर्म में फाइंड आउट की है। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ पर ये बात आपने जो है वो याद रखना है कि जो डीपी डिस्टेंस था वो किसके इक्वल हमने पुट किया था, डीपी डिस्टेंस ये था ओ पी प्लस ओ डी, और जो बीपी डिस्टेंस जो है डी डैश पी, ये हमने लिया ओ पी माइनस ओ डी डैश। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 एंड 7, तो नेट पोटेंशियल है वी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा के क्यू, कॉमन था उसमें 1 में बीपी था, तो बीपी को लिखेंगे आर माइनस ए कोस थीटा, और माइनस में एपी डिस्टेंस को लिखेंगे आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके हमारे पास नेट पोटेंशियल जो है उसके लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू के क्यू, और एलसीएम आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आपके पास आएगा आर प्लस ए कोस थीटा, एंड माइनस में वी विल गेट आर माइनस ए कोस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस की आ जाएगी, तो v किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट के क्यू। अब आप समझ सकते हैं इसमें कि r यहाँ पे माइनस का होगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा एड अप हो जाएंगे, यू विल गेट 2a कोस थीटा एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a जो होता है डायपोल मोमेंट होता है, तो यू विल गेट के पी कोस थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये नेट पोटेंशियल आ गया के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। So this is net electric potential produced by an electric dipole at any point. अब इसके जो है स्पेशल केसेस जो है आप बना सकते हैं। इफ पॉइंट P, तो हमने कौन से पॉइंट पे निकाला, इस पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं कि पॉइंट P एक्सियल लाइन के ऊपर है, ये एक्सियल लाइन है, तो अगर इस P पॉइंट को एक्सियल लाइन के ऊपर लाएंगे तो ये जो लाइन है ये इस टाइप से जो है ये इस टाइप से रोटेट होगी।
तो ये जो एंगल थीटा है ये कम होगा, और कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 एक्सल लाइन के लिए। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगर पी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर होता तो ये जो डिस्टेंस है वो इस टाइप से परपेंडिकुलर बन जाता, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसलिए फॉर एक्सियल लाइन, अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें तो एंगल थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और कोस 0 डिग्री पर 1 होता है। तो जो पोटेंशियल है एक्सियल लाइन के ऊपर वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर। तो पी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। फॉर इक्वेटोरियल लाइन, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए मैंने बताया था कि थीटा 90 डिग्री होगा, और कोस 90 डिग्री पे क्या होता है, 0। तो कोस को यहाँ पे 90 0 पुट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई किसी भी टर्म को करते हैं तो 0 हो जाता है। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डाइपोल की जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या रहता है, 0। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन ये लाइन होती है जो डाइपोल के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और इसके हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस सेम होता है। इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस सेम रहेगा किसी भी पॉइंट का। तो इसलिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे, उतना ही उस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव का पॉजिटिव, दोनों का अलजेब्रिक सम किया हमने, सिंप्लीफाई किया, और ये रिजल्ट जो हमें फाइंड आउट हुआ। एक्सियल लाइन के ऊपर ये पोटेंशियल होता है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है, जो 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, वो हमने सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर इफ वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। और अगर क्लोज्ड पाथ है तो वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ से पिक की है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव तभी होगा इफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स or against the electric force. An electric force is said to be conservative in nature if work done in moving the test charge once around a closed path is 0. तो अगर टेस्ट चार्ज को क्लोज्ड पाथ में हम रोटेट करते हैं, उसको मूव करते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो 0 होगा। तो ये मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं कि ए से बी पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो कितना वर्क होगा, वी नो दैट amount of work done in moving unit positive charge from point A to B। तो ए से बी तक ले जाने में जो वर्क होगा वो कितना वर्क होगा, ये फर्स्ट पाथ के अलोंग, तो उसको वर्क को लिख देते हैं WAB। एंड वी नो दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA के इक्वल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली अब मान लेते हैं कि उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बी से ला रहे हैं, और बी से उसको किसके ऊपर मूव करेंगे, वापस ए के ऊपर अलोंग दिस पाथ, सेकेंड पाथ, ऐसे क्लोज पाथ बना देंगे। सिमिलरली वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A along path सेकेंड। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, WBA के इक्वल हो जाएगा वर्क डन। बी से मूव कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट VA माइनस VB ऐसे लिखा जाएगा उसको।
ये डब्ल्यू ए बी जो था वी बी माइनस वी ए था, तो डब्ल्यू बी ए जो है वी ए माइनस वी बी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो नेट वर्क डन कितना हुआ क्लोज पाथ में, नेट वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ, तो नेट वर्क डन आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, इनको ऐड कर देना हमने, तो नेट वर्क डन आपके पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए प्लस में वी ए माइनस वी बी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सब ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो नेट वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आया है 0, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे एक पॉइंट से मूव करके अगर क्लोज्ड पाथ में लाके वापस सेम पॉइंट पे लेके आएंगे तो नेट वर्क डन 0 होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो फील्ड होगा, ये जो फोर्स होगा कैसा होगा, वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो उसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इक्विपोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए सरफेस के ऊपर। तो सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, अ सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट और इक्वल। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, एनी टू पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हैं। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो थी वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, किस टाइप से बनेगा, उसको आप समझ सकते हो। वी नो दैट पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक है, के 1/4πε0 क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट कोई भी एक पॉइंट चार्ज है क्यू, तो क्यू से आर डिस्टेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया मैंने, जैसे ए पॉइंट, तो उसके ऊपर ये चार्ज होगा, सो इसके ऊपर ये पोटेंशियल होगा इस ए पॉइंट के ऊपर के क्यू अपॉन में आर। तो इस चार्ज का ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के क्यू अपॉन में आर है। अब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक और पॉइंट ले लेते हैं बी पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस भी सेम है आर, उस पर भी सेम पोटेंशियल होगा। एक और चार्ज ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, एक पॉइंट ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। तो ए का, बी का, सी का, इन सभी पॉइंट्स का विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, सब पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ये जितने भी पॉइंट्स इसके चारों ओर बनेंगे, तो इनको मिला देने से कैसा सरफेस जो है आपको मिलेगा, आपके पास आएगा एक सफियर। तो कैसा सरफेस आ गया आपके पास, ये सफियर। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस जो भी होगा पॉइंट चार्ज के चारों ओर, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। तो इस सफियर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से ये सफियर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है कि हम चार्ज कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो ये स्फेरिकल हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और पॉइंट चार्ज नहीं है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है जैसे ये मैंने शो किया, तो पॉइंट चार्ज के केस में जितने भी स्फीयर्स बनेंगे, जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे, जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लेने हैं आपने, यानी कि सबका सेंटर क्या होगा, कॉमन। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ड्रॉ करने पॉइंट चार्ज के चारों ओर इक्विपोटेंशियल
सरफेस। तो ये इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ये कैसा है, ये आइसोलेटेड विच इज डिफरेंट फ्रॉम होल यूनिवर्स, सेपरेटेड फ्रॉम होल यूनिवर्स। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इसमें एक पॉइंट और आपने नोटिस रखना है कि स्टार्टिंग में मैंने जो है इनके बीच में जो गैप है सरफेसेस के बीच में वो कम रखा है, फिर इनके बीच में गैप बढ़ गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में नजदीक में इसके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो थी वो कैसी थी, यूनिट पोस्ट ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड होंगी इस टाइप से। तो कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का। इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये आपने याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ऑल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, विद पॉइंट चार्ज एट सेंटर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगे। और ये पॉइंट भी आपने नोट रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ऐसे ड्रॉ करना है आपने, स्टार्टिंग में गैप कम, उसके बाद गैप थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए आपने दिखाना है इसके अंदर। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर आप इसमें दिखा सकते हैं इन केस ऑफ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो, यानी कि चार्ज एक वायर के ऊपर जो है वो अलाइन कर रहा है, जैसे ये वायर के ऊपर चार्ज है, प्लस के ऊपर चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, जैसे ये वायर है तो इसके ऊपर चार्ज है, तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो सकता है। तो इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने पॉइंट्स लेने हैं, इधर भी लेंगे, इसके नीचे भी लेंगे, साइड में भी लेंगे, हर तरफ लेंगे। तो ये इस टाइप से एक सिलेंडर जो है वो बन जाएगा, सिलेंडर। तो ये सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो जितने भी कोएक्सियल सिलेंडर्स इसमें बनेंगे, जैसे एक ये सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ये पॉइंट वायर से। एक और सिलेंडर ले लिया, जैसे कोएक्सियल सिलेंडर्स आपने लेने हैं, यानी कि जिनका जो एक्सिस है वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे रेडियली आउटवर्ड बनेंगे, इसमें इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं आप, इधर आउटवर्ड, यहाँ पे इस तरफ को आउटवर्ड। तो ऑल कोएक्सियल सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जितने भी कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे विद लाइन चार्ज अलोंग एक्सिस। तो जो लाइन चार्ज है, सोर्स जो चार्ज का, वो एक्सिस के लोग लाई करेगा। अच्छा, एक जो कैप्स हैं वो इसमें नहीं है, ये सिलेंडर से कैप्स नहीं लगे हुए, ढक्कन नहीं लगे होंगे, ये ओपन होंगे दोनों तरफ से, ये इन केस ऑफ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था। अब एक और पॉइंट इसमें हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन के अंदर, लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया है और यूनिफॉर्म फील्ड है। जैसे मान लेते हैं कि ये है फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां पर आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे होंगे, वो प्लेन सरफेस होंगे, वाई जेड प्लेन के अंदर होंगे। जैसे मान लीजिए कि पेपर के प्लेन में जो है ये एक्स एक्सिस है
और जो वाई जेड है वो आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये जैसे ये वाई जेड प्लेन मैंने अपना हाथ रखा है, ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, इस टाइप से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मिलेंगे आपको प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स। तो ये जैसे ये प्लेन हो जाएगा वाई जेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर एक और हो जाएगा, लेकिन सभी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आएंगे। इनके बीच में जो गैप्स है वो सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ऑल प्लेन्स किसमें मिलेंगे? प्लेन्स आपको वाई जेड प्लेन में, ऑल प्लेन्स इन वाई जेड प्लेन परपेंडिकुलर, all equidistance all planes yz planes perpendicular to electric field, ठीक है, and are at equal distance from each other। तो एक दूसरे से ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर भी होंगे। तो ऑल वाई जेड प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाई जेड प्लेन्स के अंदर ये प्लेन होंगे इसमें। तो ये जो इस केस के अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो प्लेन होंगे आपके, और वाई जेड प्लेन के अंदर होने चाहिए, और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, ठीक है। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमने एक्स एक्सिस के लोंग लिया था, इसमें यूनिफॉर्म ले लिया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के लोंग इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड